हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब कोई। मेरा आज जो स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स के केस में कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन सबसे पहले वार्म वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नॉलेज इज़ पावर। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोज़ को, इससे हम लोगों को ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। तो मैं आपके सामने अभी एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ डिबेंचर्स के ऊपर। तो लेट्स सी ये क्वेश्चन को मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 है। टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो बुक है वो है डी.के. गोयल। ठीक है, डी.के. गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये बुक ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में यूज़ होता है। मैं जो बुक अभी से क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ ये ICSE बोर्ड का डी.के. गोयल का बुक है। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा है एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000 रुपीज फ्रॉम वाई कंपनी। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 14% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each. Assume debentures have been issued at par. First point. Second point, at a discount of 5%. And third point, at a premium of 10%. Give necessary journal entries in the books of X company. Discount on issue of debentures is to be written off in the first year itself. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करते समय हम लोग डिबेंचर्स को ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। और डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग डिबेंचर्स मेंशन करेंगे तो उसके बगल में उसका जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। तो एज पर द क्वेश्चन नंबर 4 डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%। तो जब हम लोग डिबेंचर्स को मेंशन करेंगे हम लोग लिखेंगे 14% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम लोग, यहाँ पे डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट। तो मैंने पार को नहीं सॉल्व किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो मैंने बेसिकली कॉन्सेंट्रेट किया है डिस्काउंट के ऊपर और प्रीमियम के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो अपने बोर्ड में, आपके स्क्रीन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट ऑफ 5% वाला केस को टेकअप कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई मैं बगल में यहाँ पे वर्किंग किया हूँ, डिस्काउंट ऑफ 5% वाला केस यहाँ पे वर्किंग किया हूँ। तो वर्किंग को मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए एसेट्स खरीद रहा है वाई कंपनी लिमिटेड से एक्स कंपनी लिमिटेड। तो एक्स कंपनी लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्स कंपनी लिमिटेड के बुक्स में एसेट्स आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे जर्नल एंट्रीज। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डेबिट। क्यों? क्योंकि एसेट्स आया इसीलिए एसेट्स डेबिट हुआ। किससे खरीदा गया एसेट्स? वाई कंपनी से खरीदा गया, इसीलिए वाई कंपनी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ। एसेट्स का टोटल वैल्यू था 10,45,000 रुपीज़। तो इसीलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट हुआ 10,45,000 रुपीज़ और वाई कंपनी को क्रेडिट किया गया 10,45,000 रुपीज़। दोस्तों ये जो 10,45,000 रुपीज़ है जिस पे डील फाइनल हुआ है, इस फाइनल प्राइस को बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। जो अमाउंट वेंडर कंपनी को, ठीक है, परचेजिंग कंपनी पे करेगा फॉर द एसेट्स दैट आर बीइंग टेकन अप, उस प्राइस को हम लोग परचेज कंसिडरेशन का नाम देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक वर्किंग करेंगे। वर्किंग में हम लोग ये कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं कि कितना डिबेंचर्स आपको वेंडर कंपनी यानी कि वाई लिमिटेड को इशू करना पड़ेगा। तो जो डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। डिस्काउंट का रेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5%। तो आप लोग को मालूम है कि 100 इंटू 5% करेंगे तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा? 5 रुपीज़ आ जाएगा। डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू से माइनस होता है। तो 100 में से 5 रुपीज़ माइनस होने के बाद डिफरेंस आएगा 95 रुपीज़। ये जो 95 रुपीज़ का डिफरेंस आया इसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। यानी कि इस डिबेंचर को इशू करके हम लोगों को 95 रुपीज़ डिबेंचर होल्डर से प्राप्त होगा। तो 95 रुपीज़ यहाँ पे हम लोग जो डिबेंचर्स का इशू प्राइस है ये हम लोग फ्री में, एक्चुअली में फ्री में नहीं, हम लोग डिबेंचर्स को एसेट्स खरीदने के बदले में वाई कंपनी को इशू कर दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ रहा है कंसिडरेशन अदर दैन कैश। मतलब हम लोग डिबेंचर्स दे रहे हैं
और एसेट्स ले रहे हैं, हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं वेंडर कंपनी को, पैसा नहीं दे रहे हैं या पैसा ले नहीं रहे हैं किसी से, तो इसीलिए इस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश छोड़ करके दूसरे टाइप्स में आपको अदर फॉर्म्स में आपको यहाँ पे एसेट्स मिल रहा है, या हो सकता है किसी कंपनी का बिजनेस मिलेगा या कोई अदर वैल्यूएबल आइटम्स आपको मिलेगा, और बदले में आप क्या करोगे, आप अपनी कंपनी का डिबेंचर्स वगैरह इशू करोगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश बोला जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू, कितने डिबेंचर्स आपको इशू करने हैं, तो डिबेंचर्स जितने इशू करने होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो इस फॉर्मूला को मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से लर्न कर लो। परचेज कंसिडरेशन को इशू प्राइस से डिवाइड देने से आपको कितना डिबेंचर्स इशू करना है ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन में कि 10,45,000 रुपीज़ जो फाइनल प्राइस तय हुआ है between the vendor company as well as the purchasing company, that 10,45,000 rupees is the purchase consideration। तो purchase consideration के नीचे मैंने 10,45,000 rupees मेंशन किया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फॉर्मूला के मुताबिक इशू प्राइस से मुझे डिवाइड देना है, तो इशू प्राइस 95 रुपीज़ करके है एक एक डिबेंचर्स पे, तो 10,45,000 डिवाइडेड बाई 95 करूँगा तो मेरे पास आ रहा है 11,000 डिबेंचर्स, यानी कि 11,000 डिबेंचर्स अगर हम लोग इशू करते हैं तब जाकर के 10,45,000 रुपीज़ का हिसाब हम लोगों को मिल पाएगा। तो इन 11,000 डिबेंचर्स को हम लोग वाई कंपनी लिमिटेड को, वाई कंपनी को हम लोगों ने इशू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसका जो इशू करने का जो जर्नल एंट्री है वो आप देख सकते हो आपके बोर्ड में है, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, वाई को आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, इसीलिए वाई कंपनी अकाउंट डेबिट 10,45,000 रुपीज़ आपको इशू करना है, ठीक है, 10,45,000 रुपीज़ आपको देना है। तो वाई कंपनी अकाउंट डेबिट 10,45,000 रुपीज़ डिस्काउंट में आप इशू कर रहे हो, डिस्काउंट एक तरह का आपके लिए लॉस हो जाएगा, तो दैट इज़ वाई डिस्काउंट और इशू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, और क्रेडिट हो जाएगा 14% डिबेंचर्स अकाउंट। 14% डिबेंचर्स अकाउंट याद रखिएगा, 14% रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिबेंचर्स जो है वो एक लाइबिलिटी है, तो दैट इज़ वाई 14% डिबेंचर्स अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया, बिकॉज लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना पड़ता है बुक्स अकाउंट्स में। और ये जो अमाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे वो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स को लेंगे, यानी कि 100 रुपीज़ करके जो फेस वैल्यू है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो एक एक डिबेंचर 100 रुपया करके हम लोगों ने उसका फेस वैल्यू कंसिडर किया, और 11,000 डिबेंचर्स हम लोगों को इशू कर रहे हैं, तो 11,000 डिबेंचर्स इंटू 10 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा 11 लाख। 11 लाख रुपये में से हम लोग 10,45,000 रुपीज़ को अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस का जो अमाउंट है दैट इज़ द डिस्काउंट अमाउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट आपका निकल जाएगा 55,000 रुपीज़। ये जो 55,000 रुपीज़ आया ये एक तरह का लॉस है, तो हम लोगों को इसके बाद एक और जर्नल एंट्री एक्चुअली में करना पड़ेगा, तो थर्ड जर्नल एंट्री विल बी डिस्काउंट को हम लोगों को राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये लॉस को राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री है, तो 55,000 रुपीज़ फुल्ली हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इस जर्नल एंट्री के थ्रू, ठीक है, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलिए 55,000, ओके, 55,000 रुपीज़ यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका जो जर्नल एंट्री का जो नरेशन है ये आप देख सकते हैं, बीइंग द इशू ऑफ 11,000, 14% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिकॉर्डेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो जर्नल एंट्री हम लोग किए SPL अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिस्काउंट रिटन ऑफ, बीइंग डिस्काउंट रिटन ऑफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वाला जो टॉपिक था डिस्काउंट के अलावा, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक था वो था प्रीमियम पे, यानी कि एक बार आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डिस्काउंट ऑफ 5% पे इशू होता तो क्या सिचुएशंस होता। फिर सेकंड में पूछ रहा है कि अगर हम लोग यही डिबेंचर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पे अगर हम लोग इशू करते हैं तब क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता। तो दोस्तों पहला जो जर्नल एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ये वाला जर्नल एंट्री सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस में, चाहे आप इशू पार पे करो या प्रीमियम पे करो या डिस्काउंट पे करो,
आपको ये वाला जो जर्नल एंट्री है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए ये एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री विल रिमेन द सेम, दैट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी अकाउंट क्रेडिट 10,45,000। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है अपने आंसर में सेम एज पॉइंट नंबर 1 अबव, यानी कि ये वाला जो जर्नल एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी अकाउंट 10,45,000 इंक्लूडिंग द नरेशन बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वाई कंपनी, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, चाहे कोई भी केस आप डील करो सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला जो एंट्री है वो यहाँ पे चेंज होगा, प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करने का जो जर्नल एंट्री है वो यहाँ पे आप डिस्काउंट वाला एंट्री और प्रीमियम वाला एंट्री में आप फर्क देखोगे। तो जहाँ पे हम लोग डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स को हम लोगों ने 14% डिबेंचर्स को क्रेडिट करने के बाद हम लोगों ने डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट और इशू और डिबेंचर्स अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया था, ये वाला जो अकाउंट है ये आपको प्रीमियम के केस में फाइंड आउट आप नहीं करोगे अपने एंट्री में, ये अकाउंट जो है ये गायब रहेगा। तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे तब आपका जर्नल एंट्री ये होगा, वेंडर को डेबिट करो, ठीक है, 14% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना मत भूलो। यहाँ पे वाई कंपनी को तो 10,45,000 रुपीज़ आपको मिल के रहेगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, परचेज कंसिडरेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम, तो दैट इज वाई कंपनी अकाउंट डेबिट 10,45,000 रुपीज़ से ही डेबिट होगा। लेकिन 14% डिबेंचर अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का जो अमाउंट्स है उसमें आपको यहाँ पे फर्क नजर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसका अगेन मैंने कैलकुलेशन वर्किंग जो है वो मैंने साइड में यहाँ पे किया है, प्रीमियम ऑफ 10% वाला कैलकुलेशन, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इज ₹100 ईच, प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, डिस्काउंट जैसे माइनस होता है प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, तो 100 का 10% प्रीमियम कितना आया, 10 रुपीज़ आएगा, तो 100 का 10% इज 10 रुपीज़, 100 + 10 इशू प्राइस हो जाएगा 110 रुपया। तो 110 रुपया एक एक डिबेंचर का यहाँ पे इशू प्राइस कंसिडर्ड होगा। अब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड गोइंग बाय द सेम फार्मूला जो हम लोगों ने ऊपर में लिखा है, एग्जैक्टली सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड विल बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन इज 10,45,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, यहाँ पे आ जा रहा है 110, तो आप 110 से डिवाइड दोगे तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 9,500 डिबेंचर्स। यहाँ पे डिबेंचर्स जब प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो आप देखो आपको कम डिबेंचर्स इशू करना पड़ रहा है, जब डिबेंचर्स आपका डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो आप देखो आपको ज़्यादा डिबेंचर्स यहाँ पे इशू करना पड़ रहा है। तो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होता है तो आपको ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करना पड़ता है, जबकि डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पे इशू होता है तो यहाँ पे आपको कम डिबेंचर्स इशू करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिबेंचर्स आपको 9,500 डिबेंचर्स आपको यहाँ पे इशू करना पड़ रहा है। तो इस 9,500 डिबेंचर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे 14% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करते समय। 9,500 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच करके अगर कंसिडर्ड होगा तो 9,50,000 रुपीज़ क्रेडिट होगा 14% डिबेंचर्स अकाउंट के अगेंस्ट में। 10,45,000 में से 9,50,000 रुपीज़ अगर हम लोग माइनस करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल बी द डिफरेंस अमाउंट, दैट इज 95,000 रुपीज़। ये जो अमाउंट आया ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये बैलेंस शीट में यहाँ से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये चला जाएगा अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नरेशन देंगे बीइंग इशू ऑफ 9,500 14% डिबेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिकॉर्डेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर कोई भी आपको डाउट है तो ये मैं आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।